सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपकी माइंड में क्या चल रहा है? अगर ये संभव है तो किस तरीके से काम करेगा? पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे भारत देश के सारे जितने भी नागरिक हैं उसको नमस्कार करता हूँ। भारत देश में जिस तरह से संविधान भारत देश का था उसमें हर तरफ कुछ न कुछ चीज़ें नई नई आ रही हैं। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, कई दिनों पहले सुनने में आया था कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदल रहा है कुछ। अब इसके बाद आ गया कि अभी वन नेशंस वन इलेक्शंस की बात आ रही है। तो ये सारी नई नई चीज़ें कुछ न कुछ डिबेट में ला रही है गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों के बारे में पावर्स तो है, पर अमेंडमेंट करने का इतना भी पावर नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को ही बिल्कुल ख़त्म कर दें। मैंने आप लोगों को कई बार बोला था कि ईश्वरानंद भारती जो जजमेंट था उसमें इसमें बोला गया है कि कोई भी भारत देश का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ढाया जा सकता, जिसमें है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट, सेकंड इलेक्शन कमीशंस, थर्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन भारत है, ठीक है, जिसको हम गणतंत्र राज्य कहते हैं। इसके साथ में जुडिशरी, इसके साथ में जो लेजिस्लेटिव है यानी विधानसभा या ये सारी चीज़ें, और इसके साथ में जो हमारी कार्यपालिका है, इन सबको तीनों को भी अलग किया गया है। इसी के साथ में कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड की गई हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, अब इस पे मैं बात कर रहा हूँ। वन नेशंस जो वन राष्ट्र की बात आई, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में पर्याप्त तरीके से बात की गई है। आर्टिकल 324 कहता है कि इंडिया का जो भी इलेक्शन होगा उसका प्रैक्टिस जो होगी वो अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी। बिफोर ऑफ द 1989, 1989 के पहले भारत में वन इलेक्शन कमीशन का सिस्टम था। 1987 के बाद में भारत में मतलब वन से मोर देन हो गया इलेक्शन कमीशंस। अब उसके साथ में अंडर में प्रैक्टिस होने लगी। पर अभी जो करेंट में सिचुएशंस आ रही है पार्लियामेंट के बारे में, ये है उसमें 327 आर्टिकल है जिसमें पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। आर्टिकल्स में इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ यदि अमेंडमेंट होती है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होगा इलेक्शन कमीशन को कैसे क्या रेगुलेट करना है। पर ये उसमें डिफाइन नहीं किया गया है कि कोई भी इलेक्शंस वन नेशन वन कंट्रीज़ की बात करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी इसमें कोई भी डिफिनेशन नहीं है। अब ये नई चीज़ें कुछ लाना चाहते हैं बिल में, तो किन किन चीज़ों पर ये चीज़ें चैलेंज होंगी। पर यह भी लिखा हुआ है उसी में कि आर्टिकल 13 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब आर्टिकल 13 क्या है कि कोई भी व्यक्ति का जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 12 से लेकर के, मैं हमेशा कोट करता हूँ 35 तक के, उनमें से ये स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 13 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, वो इंक्लूडेड होगा। अब ये जो भी बिल आ रहा है या जिसके बारे में चर्चाएं थोड़ी बहुत हो रही हैं, उस पर यह देखने की ज़रूरत है कि क्या आर्टिकल 13 का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, आर्टिकल 327 की जो बात लिखी गई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इस चीज़ों में बनाए नियम कानून, तो ये वो कर सकता है, पर कितना करेगा ये भी एक दूसरा विषय होगा। पर अभी जो बातें चल रही हैं कि वन कैपिटल वन नेशंस, वन इलेक्शन वन नेशंस की जो बात हो रही है, उसमें भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उनका किनका क्या राइट्स वायलेट हो रहा है, क्या किसके साथ में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सब चीज़ें बिल आने पर ही पता चलेगा, या कुछ भी होती है तो उसके साथ में ही पता चलेगा। लेकिन सर अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है लागू, तो उसमें दिक्कत क्या है, नुकसान सबसे बड़ा आप क्या देख पा रहे हैं? 2-3 तरह के बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं पूरे कंट्रीज़ में। पहला ये है कि जैसे मान लीजिए मैं कई बार मैं चुनाव में वोटिंग करने जा रहा हूँ, तो जिसको मैंने स्टेट में चाहे सीट किया, तो उसी के साथ में मैं जो लोकसभा का चुनाव है उसी को कर दिया है वोटिंग में, या लोकसभा का मैंने पहले डाला तो स्टेट को कर दिया, पहली चीज़। दूसरा, हमारी कई चीज़ें दबाव में आ जाती है क्योंकि स्टेट और यदि मत लेजिस्लेटिव मतलब दोनों का इलेक्शन हो रहा है, स्टेट का और कैपिटल सेंट्रल का, तो दोनों के साथ में जो बाहुल्य वो है रूलिंग पार्टीज़, वो कई बार दबाव बनाते हैं कि आप इसी को वोटिंग करिए या इसके, वो तो एक साथ में उनका ग्रुप होता है और वो ग्रुप छोटी पार्टी उसको ख़त्म कर देता है। दूसरा, यदि मैं आइडियोलॉजीज़ के स्तर पर किसी छोटी पार्टी को प्रेफरेंस देता हूँ तो वो छोटी पार्टियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तीसरी चीज़ है कि भारत देश में बहुत सारी नेशनल पार्टीज़ हैं, लगभग इस समय पर 7-8 नेशनल पार्टीज़ हैं जो हमारी इलेक्शन कमीशन की साइट पर रजिस्टर्ड है। नेशनल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। स्टेट लेवल में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उन पार्टियों का प्रभुत्व धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा भारत में, और भारत एक तरफ से तानाशाह कंट्रीज़ के रूप में उभर करके आ जाएगा, जिसका कि जिक्र भारत देश के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखेंगी।
आगे आने वाले समय पर। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि आर्टिकल 13 का फिर वायलेशन होना शुरू हो जाएगा। अब इस आधार पर किनके इनके क्या प्रैक्टिस होती है, क्या चीज़ें ला रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम कुछ और स्पष्ट आपसे और कुछ बोल पाएंगे। आपने कहा छोटे दलों की बात कर रहे हैं, अगर क्षेत्रीय दलों की हम बात करें, जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टियां, क्या ये लागू होने के बाद देश के अंदर एक चुनाव अगर होता है तो क्या उनका अस्तित्व खतरे में है, अस्तित्व कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाएगा, ये भी आप कहना चाह रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो ऐसा कुछ होने जा रहा है भारत देश में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी कहीं न कहीं ये अपने अंडर में अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। आप वैसे ही समझ सकते हैं कि जब अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट किया था, बहुत बड़ा जजमेंट दिया था कि इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होगी उसमें एक प्रधानमंत्री, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा प्रतिपक्ष का नेता या जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी पार्लियामेंट में वो होगा। उसको लेकर के इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया बिल में और एक नया बिल लाए। इसमें उन्होंने ये साबित कर दिया, उस बिल में अमेंडमेंट करके यह लाया कि पार्लियामेंट में जो इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति एक तो प्रधानमंत्री करेगा, दूसरा पोजीशन का लीडर होगा, तीसरा सीजीआई को हटा करके उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जिसको रिकमेंड करेंगे वो होगा। तो फिर जब आपको सारा इलेक्शन, सारी चीज़ें, सारी प्रोसीडिंग आपको फेयर लग रही थी तो आपको ज़रूरत क्या थी इस सब चीज़ों को करने की? जब आप पूरे पानी के धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं, आप सारी चीज़ें सही हैं, सब कुछ प्रैक्टिस सही है, तो आपको ऐसी चीज़ों में करने में क्या बुराई थी? आप चलने देते उस चीज़ को। तो आपको सीजीआई से मतलब जो ऑनरेबल अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या जो इन फ्यूचर में होंगे, उन सब से आपको दिक्कत आ रही है। और आप किसी भी व्यक्ति को अपने रास्ते में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मेन जो हेड पर्सन है, जो आपके सामने संवैधानिक बात कर सकता है या आपकी बातों को कहीं न कहीं पर वो आलोचना कर सकता है, डिबेट कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन में ला सकता है, तो उन चीज़ों को लेकर के आप उसको हमेशा हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से। इसलिए आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। इसीलिए आपने इलेक्शन कमीशन को लेकर के अभी आपने एक नया अमेंडमेंट बिल लाया है और उसमें अपना एक कोई भी कैंडिडेट आप रख सकते हैं, जो आप पपेट कैंडिडेट कोई भी होगा जिससे मेजोरिटी हो जाए। इसीलिए आपने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, लैंडमार्क जजमेंट, उसको भी हटाया है आपने। ये सब आपको पहले से प्री प्लान था और आप इसलिए करना चाहते हैं। लेकिन मिश्रा जी हैं कि सर इस सेशन के दौरान ही ये बिल भी पास हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो आपको इतना जल्दी क्या जरूरत थी? आपका चुनाव तो 2024 में होने वाला था। आप इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? आप तो विंटर वेकेशन को बुलाना भी नहीं चाह रहे हैं। जो सब आ रही है वैकेशन, नेक्स्ट वैकेशन अक्टूबर में या दिसंबर, सॉरी जो भी है, स्टार्ट होने का टाइमिंग है, तो आप उसमें इन सारे कामों को करते। पर आपको इतनी जल्दबाजी करने का क्या मसला क्या है? जाहिर सी बात है कि आप नए पार्लियामेंट में ये सब चीज़ों को ले आकर के आप कुछ न कुछ भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लेकर के आप कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। पर यह भी है कि यदि बेसिक स्ट्रक्चर जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें दी गई हैं, यदि उसमें कहीं कुछ चीज़ें आएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में मसला, वो चीज़ें ज़रूर चैलेंज होगी। ये चीज़ ध्यान रखने की, चाहे वन वोट वन नेशन की बात हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, वो चीज़ें वो नहीं, भारत देश के संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसमें हम लोग खड़े हैं साथ तो में। जिस तरीके से बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है, पूरा विचार विमर्श कर रही है, तो ऐसे में क्या संविधान में संशोधन की चर्चाएं भी तेज हो सकती हैं, उसमें भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? नहीं, वो तो आर्टिकल 327 की मैंने आपको बात कर ही दिया है कि इस पार्लियामेंट के पास पावर है इलेक्शन कमीशंस में कुछ प्रोसीडिंग्स के बारे में, यदि कुछ चीज़ें हैं तो उनको अमेंडमेंट कर सकते हैं। वो मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया है। आर्टिकल 324 में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये है और उसको सारे इलेक्शंस कराने का पावर है। इसमें आर्टिकल 54, 55, 73, 121, शायद 179, इसी के साथ में 214, ये सारे बहुत सारे आर्टिकल्स की बात किया गया है और ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के अंडर में चुनाव को लेकर के हैं। पर प्रोसीडिंग्स को लेकर के ये नहीं डिफाइन कहीं पर है कि वन नेशन वन इलेक्शन की कहीं पर भी बात की गई है, ये कहीं पर नहीं है। ये यदि ये कुछ कर रहे हैं तो इसमें यदि बेसिक स्ट्रक्चर भारत देश का प्रभावित होगा तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी वो लेकिन चीज़। सिर्फ विपक्ष को दिक्कत क्या है? अगर एक साथ चुनाव हो जाते हैं देश के अंदर तो विपक्ष क्यों नहीं समर्थन कर रहा सरकार का? वो तो अच्छी बात है, खर्चा भी कम होगा, वक्त की बचत होगी, इसमें दिक्कत क्या? नहीं, मैंने आपको 2-3 चीज़ों को बहुत स्पष्ट किया, पहले से किया, वही बात आप बार बार रिपीट कर रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भारत देश के जो विपक्ष कभी कह रहा है कि विपक्ष- मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा हो रहा है, मुद्दों से बच रही है सरकार। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, चुनावों को टालने के लिए सब किया जा रहा है, तो इसके मायने क्या?
मैंने दोनों चीज़ों को आपको स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष इसलिए भी कह रहा है कि विपक्ष छोटी और बड़ी पार्टियों का अलायंस है एक, चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए अलायंस हो। एनडीए में भी बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जिनके एक भी समर्थक नहीं होंगे या जिनके एक भी इलेक्टेड पर्सन नहीं है, उनके भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया अलायंस में भी हो सकते हैं जिनकी कम से कम सीटें होंगी या ज़्यादा भी हो सकती हैं। ऐसी चीज़ों को लेकर के जब सारे इंडियन अलायंस या कोई भी विपक्ष का नेता या इंडिया अलायंस कोई भी बात कर रहा है, कोई भी नेशनल पार्टीज या रीजनल पार्टीज या रजिस्टर्ड पार्टी ऐसी बात करी, तो इलेक्शन कमीशन को दिक्कत क्या है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत आ रही है इन सब चीज़ों से, पहली चीज़। दूसरा, आप अभी नया सेशंस क्यों बुलाना चाहते हैं? तीसरा, वन नेशन वन राष्ट्र जो आपकी वोटिंग की बात हो रही है, आप उसको फरवरी के बाद में भी कर सकते थे, जो नया वेकेशन बैठता तो 2024 का जब आपका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता तो भी आप कर सकते थे। पर आपने क्यों नहीं किया ऐसा? आपने इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको जो इंडियन अलायंस है, जो सारी चीज़ें अभी भारत देश की चल रही थी स्मूथली, आपको पूरा तरीके से इंडियन जो अलायंस है उससे आपको डर लग रहा है कि मेजोरिटी में कहीं ये सारी चीज़ें पूछी न जाए और हमें आपको जो इंडियन अलायंस है उसको पूरा खतरा मंडरा रहा है कि हो सकता है 2024 में कोई इनकी सरकार न बन पाए, इसलिए ये सारे काम आप कर रहे हो। दूसरा, सबसे लास्ट बिंदु जो मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, जो देश के विभिन्न नेशनल मुद्दे हैं उनसे हट करके कोई और मुद्दे में डिबेट आपका बना रहे, आप मीडिया में बने रहें, आपके कामों की जो वो है क्या आलोचनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के आप ये तात्कालिक रूप से आपको लग रहा है कि हम जल्दी से जल्दी चुनाव करा के बाहर हो जाएँ। तो सर क्या बिना विपक्ष की सहमति के संभव है ऐसा लाना बिल? मुझे तो लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, पर बिल में राज्यसभा में 2/3 बहुमत की भी ज़रूरत होती है और ये 2/3 बहुमत इनके पास राज्यसभा और लोकसभा में बन पाती है कि नहीं, ये सब उस समय पे चुनावी गणित है और पार्लियामेंट की गणित होगी। वो कैसे इसको कंक्लूड कर पाते हैं, वो समय आने वाले समय पर विपक्ष जो है तो अपनी भूमिका निभाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझाने के लिए बारीकी से कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं जो चल रही हैं, जो बात चल रही है, उसमें क्या क्या पहलू हो सकते हैं, किस तरीके से ये काम करने वाला है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।